नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 फूल और कांटा कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि इस पाठ के सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ओपन हो जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शन जो हैं दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज जो है वो वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। प्रश्न दिए गए हैं मेरी समझ से। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, यानी सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? पहला, कि कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है। तीसरा, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। और चौथा, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। प्रश्न 2, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? पहला, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। ये सही है। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। ये गलत है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। ये वाक्य भी सही है। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रश्न के ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं कि फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। दूसरा ऑप्शन, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। और तीसरा, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो ये तीनों ही बातें हमने पाठ में भी कविता में भी पढ़ी हैं। प्रश्न 3, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। दूसरा ऑप्शन, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। तीसरा, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। चौथा, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है हमारा वो है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग जो हैं उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। गलत है ये।
कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, ये भी गलत है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, बिल्कुल सही। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, ये गलत है। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा? बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। प्रश्न ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि ये कविता की पंक्तियों और उसके भावों से पूरी तरह मेल खाते हैं। जैसे कांटे के बारे में कविता में साफ कहा गया है कि कांटा दूसरों को चुभता है, वस्त्र फाड़ता है और उंगलियां छेदता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो है कि कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ता है, वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था कि इसमें कौन-कौन सी फूल और कांटे में कौन-कौन सी समानताएं और विभिन्नताएं हैं, कि कविता बताती है कि दोनों ही एक ही पौधे पर होते हैं, दोनों की देखभाल एक जैसी होती है, फिर भी उनके गुण क्या हैं, अलग हैं। फूल को सुंदर माना जाता है और कांटे को हानिकारक, इसलिए वे वाक्य सही हैं जो यह अंतर दर्शाते हैं। ठीक है, जो हमने दूसरे प्रश्न के उत्तर में 3 ऑप्शन चुने थे। ठीक है, फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है? कविता यह नहीं कहती कि कुल बड़ा है, बल्कि यह बताती है कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। इसलिए मैंने वही उत्तर चुना जो यह संदेश देता है कि व्यक्ति का सम्मान कब होगा? जब उसके उसके कार्यों से होगा, ठीक है? उसके अच्छे कार्यों से। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर चुनने का कार, कारण क्या है? कविता के अनुसार व्यक्ति का बड़प्पन उसके गुणों और व्यवहार से तय होता है, ना कि उसके वंश से। तो हमारे जो चारों प्रश्न के उत्तर जो हमने चुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन पंक्तियों का हमें क्या अर्थ समझ में आया है, यही हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। यह पंक्ति बताती है कि परिस्थितियां समान होने पर भी व्यक्ति के स्वभाव अलग होते हैं। यह मानव जीवन की विविधता का प्रतीक है। जैसे हमने कविता में भी पढ़ा था कि जो फूल और कांटा है, दोनों पर बारिश और हवा जो है एक समान ही प्रभाव डालती है। फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि उनको सभी संसाधन जो हैं एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन समान परिस्थितियों में वो पल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कितना अंतर है, जो मानव जीवन की विविधता का प्रतीक है। फिर अगली पंक्ति है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका आशय है कि अगर व्यक्ति में महानता नहीं है तो केवल उसके कुल की प्रतिष्ठा काम नहीं आती। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है फूल और यहाँ पर हमें दिया गया है कांटा। तो हमें जो ये प्रतीक दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें इनका मिलान करना है कि कौन सा फूल के लिए सही है और कौन सा कांटा के लिए प्रतीक जो है प्रयोग में लाया जाएगा। तो दया, दया शब्द जो है वो फूल का प्रतीक है। स्वार्थ कांटे का, अच्छाई फूल का, सुख
फूल का, ठीक है। सुंदरता फूल की, कोमलता भी फूल की, आनंद, आनंद भी फूल का प्रतीक है, ठीक है। परोपकार भी फूल का प्रतीक है, प्रेम भी फूल का प्रतीक है, बुराई कांटे का प्रतीक है, दुख कांटे का प्रतीक है, कठोरता कांटे का प्रतीक, प्रसन्नता फूल का प्रतीक और पीड़ा कांटे का प्रतीक। तो इस तरह से हमें इन शब्दों को फूल और कांटे से मिलाना था। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न दिया गया है, कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है। तो कौन कौन सी समानताएं हैं कि एक ही जगह उनका जन्म है, एक ही पौधे में होते हैं वो दोनों फूल और कांटे, ठीक है। एक सी चांदनी उन्हें मिलती है, एक सी हवा और एक सी वर्षा। तो कौन कौन सी समानताएं हैं कि एक ही जगह में जन्म हुआ है, एक ही पौधे में उनका जन्म हुआ है, एक जैसी ही चांदनी, हवा और वर्षा उन्हें मिलती है। फिर अगला प्रश्न है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। तो मुख्य अंतर क्या है जो हमने कविता में भी पढ़ा कि फूल कोमल होते हैं, सुगंधित होते हैं और आनंददायक होते हैं, और कांटा कैसा होता है, कांटा चुभने वाला और हानिकारक या पीड़ा देने वाला, ठीक है, नुकसानदायक, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो अंतर क्या हो गया फूल और कांटे के स्वभाव में कि फूल कोमल, सुगंधित और आनंद देने वाले होते हैं, और उसके विपरीत जो कांटा है वो चुभने वाला, पीड़ा देने वाला, दुख तकलीफ देने वाला और हानिकारक होता है। अगला प्रश्न, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। कविता को समझने के बाद हमें क्या पता चलता है कि उसमें जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है कि मनुष्य का सम्मान उसके कर्मों से होता है, न कि कुल या वंश से। अगला प्रश्न, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है, एक अमीर व्यक्ति अगर क्रूर है तो उसकी कुल बड़ाई व्यर्थ है, ठीक है, कि उसके कुल की बड़ाई करना कि ये तो बहुत ही अच्छे कुल में पैदा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर उस व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है, उसमें दयालुता का भाव नहीं है, वो क्रूर है, तो उसके कुल की बड़ाई करने का कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो उत्तर है, लोग प्रेम, दया, सहायता करने वालों की प्रशंसा करते हैं और अहंकारी यानी कि घमंड करने वाले या कष्ट देने वाले व्यक्तियों से दूर रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई हमसे प्रेम करेगा, हमारी सहायता करेगा, तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, है ना। और अगर कोई हमारी सहायता नहीं करेगा, हमें तकलीफ देगा, हमें कष्ट पहुंचाएगा, तो हम उससे दूर रहना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अगर चांदनी, हवा और मेघ जो है, बारिश जो है, वो सिर्फ एक ही पौधे पर बरसेगी, तो जो बाकी के पौधे हैं वो कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। केवल एक पौधे को संसाधन मिलने से बाकी पौधे मुरझा जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। यदि सभी पौधे
एक जैसे होते तो दुनिया बहुत ही नीरस और एक रूप लगती, एक जैसी लगती। उन सबका रूप क्या होता? एक जैसा होता। हर जगह एक ही रंग, एक ही आकार और एक ही प्रकार के पौधे होते, जिससे प्रकृति की सुंदरता, विविधता और आकर्षण जो है खत्म हो जाता। प्रश्न 3, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? सिर्फ फूल होते तो आत्मरक्षा और संतुलन का अभाव होता। हर पौधे में अगर कांटे ना होते, केवल फूल ही फूल होते, तो फूल अपनी रक्षा किस प्रकार करते? बिना कांटों के अपनी रक्षा किस प्रकार करते? और जो फूल और कांटे दोनों साथ में होने से जो संतुलन बना रहता है, उसकी कमी हो जाती। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद होगा? तितली कहती है, नमस्ते कांटे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर कांटा कहता है, तुम मुझसे डरोगी तो नहीं? तितली, नहीं, मैं समझती हूँ, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर कांटा कहता है, ठीक है, दोस्ती करते हैं। तो ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। हमने कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि तितली और कांटे के बीच में ये संवाद बातचीत हुई होगी। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित बताइए कि आप कांटे के गुण अपनाना चाहेंगे, फूल के गुण अपनाना चाहेंगे या दोनों के गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। मैं दोनों के गुण अपनाना चाहूँगा। कांटे की तरह दृढ़ और मजबूत रहना और फूल की तरह दयालु और सौम्य बनना। दोनों से संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। संतुलित यानी कि बैलेंस बना रहता है, ठीक है? और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है यानी कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अगला प्रश्न, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पर हमें बड़प्पन से जुड़े शब्द लिखने हैं। एक उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है, संतोष। तो इसके अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं, वही हमें लिखना है। तो बड़प्पन से संबंधित शब्द हो सकता है दयालुता, ठीक है। इसके अलावा विनम्रता, और आप लिख सकते हैं परोपकार, उदारता, सहनशीलता, सहनशीलता। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा आप लिख सकते हैं ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है। तो ये सभी शब्द बड़प्पन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बड़प्पन। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व या गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। बड़प्पन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और किसी व्यक्ति की चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं उन पर एक गोला बनाइए, और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं जो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उनके नीचे, उन पर हम गोला लगाएंगे, और जो बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचेंगे। तो सहनशीलता बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं तो गोला लगाएंगे।
दया, दया पर भी। अहंकार के नीचे रेखा खींचेंगे क्योंकि ये बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करता। विश्वास पर गोला, घमंड के नीचे रेखा, ईर्ष्या के नीचे भी रेखा, द्वेष के नीचे भी रेखा, प्रतिशोध, प्रतिशोध यानी कि बदला लेना, ठीक है, तो ये बड़प्पन का भाव नहीं है। क्रूरता ये भी नहीं है। उदारता है। विनम्रता भी बड़प्पन के भाव को व्यक्त कर रहा है। त्याग, त्याग भी बड़प्पन के भाव को व्यक्त कर रहा है। संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार, सद्भावना, स्वार्थ नहीं है। अपमान ये भी नहीं है। अविश्वास ये भी नहीं है। झूठ, अधीरता, लालच, झगड़ालूपन, तो ये सभी शब्द जिनमें हमने घेरा लगाया है वो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं, और जिनके नीचे हमने रेखा खींची है वो बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करते। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।